सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। फिलहाल दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब न्यूज़ क्या है भाई? तो न्यूज़ फिलहाल हमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टारगेट कर रही है 30,000 करोड़ का QRSAM ऑर्डर बाई 2026। अगर आपने QRSAM के बारे में अभी तक नहीं सुना था तो बोल सकते हैं ये एक सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है, जो कि अब तक इंडिया में यूज़ होता नहीं है। बट हाँ, इस चीज़ का प्रपोजल रखा गया था हमारे डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में और प्रपोजल उनकी तरफ से अप्रूव हो चुका है। और प्रपोजल अगर अप्रूव हो चुका है तो उनकी तरफ से ऑर्डर्स भी रिलीज़ होते हुए दिखेंगे। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टारगेट कर रही है कि 2026 तक ये 30,000 करोड़ का ऑर्डर्स गेन कर लेगी इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में। सो देखो, इसके कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आपको मेंशन देखने को मिलेगा QRSAM जो है वो पूरी तरह से इंडिया मेड है, यानी कि बोल सकते हैं DRDO के ज़रिए ये डिज़ाइन किया गया है, या फिर बोल सकते हैं इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये करेगी क्या भाई? तो ये क्या करेगी, जो भी ड्रोन्स हमारे होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी और एक टाइम पे मल्टीपल टारगेट्स को हिट करने का भी काम करेगी। मतलब अगर मान लो कि उन पर कोई अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं तो उससे बचाने का ये काम करेगी। और इस चीज़ का प्रपोजल 3 जुलाई हमारे डिफेंस काउंसिल के जो मीटिंग्स हैं उसमें हमें अप्रूव होता हुआ देखने को मिला था। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वेट कर रही है कि इनकी तरफ से हमें ऑर्डर्स रिलीज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। और वो ऑर्डर का साइज़ लगभग कितना होगा? तो लगभग हमें 30,000 करोड़ के आसपास का दिखेगा। अब ये उम्मीद कर रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखते हैं कि ऑर्डर 30,000 करोड़ तक का दिखता है या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम देखने को मिलता है। बट इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशंस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से आती हुई दिख रही है, जिसमें बड़ी ऑर्डर्स की उम्मीद है। और ये जो बड़ी ऑर्डर्स हैं वो इंडियन नेवी के लिए आ सकता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब देखो यहाँ पर मेंशन है EL M224 रडार सिस्टम, जिसको आप बोल सकते हैं MF स्टार, वो भी ऑर्डर रिलीज़ कर सकती है बनाने के लिए। कौन? डिफेंस काउंसिल। और उसका भी कॉन्ट्रैक्ट किसको मिल सकता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। और वो किसको सप्लाई किया जाएगा? इंडियन नेवी को। और देखा जाए MF स्टार जो है वो ऐसा नहीं कि इंडिया ही पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही है, ये एक तरह से बोल सकते हैं इजराइल के जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने बनाया था, जिसको अब इंडिया यूज़ करेगी अपने न्यू वॉरशिप्स में। और उम्मीद कर रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो रडार सिस्टम का कुछ पार्ट्स हैं वो अगले 3 से 6 महीनों में कंपनी को मिलता हुआ दिख जाए। तो बोल सकते हैं कि कंपनी इससे भी एक बड़े ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन लेकर चली है। और बाकी QRSAM जिसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ, उसको लेकर भी कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हमें देखने को मिल रही है। अगर मान लो कंपनी के करंट ऑर्डर बुक में ये ऑर्डर को अगर हम अटैच कर दें तो कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक का साइज़ होगा वो लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर जाएगा। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस न्यूज़ को हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं, अगर ये जितना एक्सपेक्टेशन है उतना कंपनी को मिल भी जाता है तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3,000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड। अभी रिसेंटली अडानी पावर ने Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया उसमें हमें 15% की गिरावट विटनेस करने को मिली। और साथ में दोस्तों कंपनी ने 1:5 के रेशियो में
स्टॉक स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है, जिसपे कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। नेट प्रॉफिट में लगभग 15.5% की ड्रॉप दिखी है। 3305 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और रेवेन्यू की बात करें तो 14,167 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया और इबिटा रिपोर्ट किया 5,744 करोड़। और रेवेन्यू की बात करें तो वो भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो 5.9% से गिरता हुआ ही दिखा है। तो बोल सकते हैं नंबर्स तो कुछ खास अच्छा कंपनी ने दिखाया नहीं है, बट हाँ कंपनी उसके साथ स्प्लिट की अनाउंसमेंट ज़रूर की है। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में अगर देखोगे तो हमारा जो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स है या फिर जितनी भी डिफेंस कंपनीज़ हैं उसकी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली देखने को मिली है। अब इसकी रीजंस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर पिछले 4 वीक देखोगे तो हमारे निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स करीब 11% तक टूटी है। एक इंडेक्स 11% टूटा है। और इसमें जो कंपनीज़ हैं उसमें तो गिरावट आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें गार्डन शिप बिल्डर्स को देखोगे तो गिरावट आपको करीब 17% से ऊपर का देखने को मिलेगा। पारस डिफेंस लगभग 17% के आसपास वो भी गिरी है। जेन टेक्नोलॉजीज लगभग 16.5% गिरी है। उसके अलावा मैज़गॉन में गिरावट एक महीने में लगभग आपको 14% के आसपास दिखा है। और कोचिंग शिपयार्ड में गिरावट करीब 13.5% के आसपास दिखा है। उसके अलावा आपको और भी कुछ बड़ा नाम देखने को मिलेगा जो कि गिरावट ही रिपोर्ट करता हुआ दिखा है, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEML, उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी बात हमने किया अभी, उसमें भी 6 से 8% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। बट दोस्तों गिरावट अगर हो रहा है तो इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो देखो दोस्तों रीजंस अगर हम देखें तो क्लियर कट वैल्यूएशन का ही दिखेगा, क्योंकि अगर निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के वैल्यूएशन की बात करें तो वो करेंटली 54.5 के पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है, जिसको अगर हम कंपेयर करें निफ्टी के पी से जो कि फिलहाल 21.8 के पी पे दिख रही है, मोर देन डबल आपको दिख रहा है। यानी कि निफ्टी के पी को डबल भी कर दें तो भी निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है वो उससे ज़्यादा है। अब वैल्यूएशन जब किसी इंडेक्स का ज़्यादा होता है या किसी कंपनीज़ का ज़्यादा होता है तब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। बट मार्केट में कोई अनसर्टिनिटीज़ अगर रहता है तो मेनली करेक्शंस हमें उन कंपनीज और उन सेक्टर्स में ही देखने को मिलता है जिसके वैल्यूएशन ज़्यादा हैं। अब देखो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2020 से 2021 के पीरियड तक जो केमिकल कंपनीज़ थी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रही थी। और उसी पीरियड में जो हमारी टेक कंपनीज़ थी उसके रिटर्न्स भी एक्सेलेंट रहते थे। बट 2021 में हमें रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखने को मिला। उसके बाद क्या है कि जो कंपनीज़ हाई वैल्यूएशन पे थी, जो सेक्टर हाई वैल्यूएशन पे था वो बहुत ज़्यादा टूटा। इनफैक्ट डिफेंस कंपनी की बात करें, सॉरी डिफेंस नहीं, केमिकल कंपनीज़ की बात करें तो काफ़ी सारे केमिकल कंपनी तो 50-60% अपने पीक से टूटी थी। क्यों? क्योंकि एक अनसर्टिनिटी था नंबर्स के स्लो होने का। और वही अनसर्टिनिटी आप बोल सकते हैं डिफेंस कंपनी में फ़िलहाल विटनेस कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स का स्लो होने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। बोल सकते हैं कि पास्ट में जो इस कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं वो फ़िलहाल एक कंसोलिडेशन फेस में दिख रहे हैं। और उस कंसोलिडेशन फेस की वजह से कंपनीज़ में आपको फ़िलहाल करेक्शंस देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरा सेक्टर का वैल्यूएशन हाई है तो एक टाइम पे वैल्यूएशन थोड़ा सा एडजस्ट होता है। और वही एडजस्टमेंट की वजह से पिछले एक महीने से लगातार आप वन साइडेड गिरावट डिफेंस कंपनीज़ में विटनेस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डिफेंस कंपनीज़ पिछले कुछ टाइम से क्यों कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, इसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन एक टाइम पे देखने को मिलता था वो लगभग 85-86 का पी दिखता था। अभी के टाइम पे देखोगे तो वैल्यूएशंस 40-50% अपने टॉप लेवल से टूट चुका है। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एक टाइम पे जो कंपनी का वैल्यूएशन हाई था तो एक टाइम पे कंपनी के अर्निंग्स भी हमें अच्छे देखने को मिलते थे, जिसमें अगर अर्निंग्स के ग्रोथ को देखोगे, अगर पिछले 5 साल का CAGR ही देख लो आप कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का, तो रेवेन्यू ग्रोथ कितना से हुआ है? 22% CAGR से। और वही प्रॉफिट ग्रोथ 40% CAGR से हुआ है। और वही 3 साल का नंबर देखोगे तो 34% CAGR से रेवेन्यू ग्रो हुआ है और वही प्रॉफिट 44% CAGR से ग्रो हुआ है। और पिछले एक साल में भी ग्रोथ रेट अगर देखें तो डबल डिजिट में है, बट 85 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है। बोल सकते हैं कि हमेशा वैल्यूएशन के बेसिस पे ही अर्निंग्स को देखना होता है कि अर्निंग्स अच्छे हैं या ख़राब हैं। जैसा कि हमने देखा था वारे रिन्यूएबल के केस में, कंपनी के अर्निंग्स 250% से ग्रो करते थे। एक बार अर्निंग्स 80% से ग्रो किया, मार्केट धड़ाधड़ तोड़ दी वारे रिन्यूएबल्स को। अब 80% का ग्रोथ रेट मान लो इन्फोसिस में हमें देखने को मिल जाए तो इन्वेस्टर तो बहुत खुश हो जाएंगे भाई। अब क्यों खुश होंगे? क्योंकि उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से 80% का ग्रोथ बहुत अच्छा है। बट
अगर हम वारे रिन्यूएबल के केस के हिसाब से बात करें तो 300 के पी पे कंपनी दिख रही थी, और वहाँ पर अगर कंपनी 80% का ग्रोथ रेट रिपोर्ट करेगी तो कहीं से भी वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होगा। तो इन्हीं कारणों की वजह से आपको KPIT टेक्नोलॉजीज़ में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। अब देखो दोस्तों, KPIT टेक्नोलॉजी का कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो हमें देखने को मिला नहीं है। बोल सकते हैं कि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, IT सेक्टर में, और IT सेक्टर में मेनली जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आते हैं, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक पिछले कुछ टाइम से एक स्लोडाउन हमें देखने को मिल रही है। तो जो क्लाइंट्स हैं वो अपने स्पेंडिंग को रिड्यूस कर चुके हैं, तो कंपनी को पहले जैसे ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं। और अभी जो ऑर्डर्स कंपनी को मिला भी था उसको भी अगर कंपैरिजन करोगे Q4 से, तो कंपनी के ऑर्डर्स कम हैं, और उम्मीद कंपनी कर रही है कि सेकेंड हाफ से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो इम्प्रूव कर सकती हैं। तो इसी वजह से अभी कंपनी लगातार एडजस्ट होती हुई दिख रही है अपने प्रेजेंट अर्निंग्स के हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर को लेकर कंपनी की तरफ से कोई क्लैरिटी आई नहीं है कि इतने % से रेवेन्यू को हम ग्रो करेंगे। अगर कोई क्लैरिटी आएगी तो उस हिसाब से फिर मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगी, बट अभी जो डेटा है उस बेसिस पे मार्केट ट्रेड कर रही है KPIT टेक्नोलॉजी को। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि KPIT टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस हमें पिछले कुछ टाइम से वीक क्यों देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।